हेलो कैडेट्स। तो आज हम ये फार्मूला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन चैप्टर ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो नॉर्मल फार्मूले आते हैं मेन, मीडियन और मोड के, वो देखते हैं। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे सिर्फ, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ करके, और XI दे दे, तो अपन मीन निकालते हैं। नॉर्मल फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सबको पता होगा। वैसे ये मीडियन का और ये मोड का। देन उसके बाद में आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में भी ये फार्मूला आप सबको पता होगा, ये आते हैं जो कि आपको सब जगह मिल जाएंगे। अब आते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपको नोट करना है, वो है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। क्या है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। यानी ये फार्मूला कहाँ यूज़ होगा? ये अगर जैसे अपने एनडीए में 3 क्वेश्चन पूछेगा, मीन का पूछेगा, मोड और ये मीडियन, तो वहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे कि 2 तो निकाल लेंगे, मीन या मीडियन निकाल लेंगे, तो मोड इस फार्मूले से निकल जाएगा। या कोई भी 2 निकालने के बाद तीसरा यहाँ से निकाल लेंगे, तो इससे क्या बचेगा? टाइम बच जाएगा। नहीं तो वही ये वाला फार्मूला लगाओ, फिर मीडियन के लिए ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो उसके लिए ये बेस्ट फार्मूला है टाइम बचाने के लिए। तो क्या होगा? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, तो क्या आएगा? अब आते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ सबको। एक तो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये 2 होते हैं। तो अब इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं, पहला आता है इसमें मीन, सेकंड आता है मीडियन, और थर्ड आता है मोड। और इसमें क्या आते हैं? इसके 7 टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है रेंज, ये कैसे निकालते हैं भी मैं बताऊँगा। फिर सेकंड आता है रेंज के बाद में मीन डिवीजन अबाउट मीन। क्या? मीन डेविएशन अबाउट मीन। थर्ड आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फोर्थ आता है इसमें, फोर्थ वेरिएंस। फिफ्थ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सिक्स्थ हो जाएगा इसका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सेवन्थ होता है क्वार्टाइल डेविएशन। यह अपने एग्ज़ाम में नहीं पूछता। तो ये हो गए। तो इनके लिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अपने को बता देगा कि ऐसे पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेंटर ऑफ टेंडेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऑप्शन दे देगा मीन, मोड, मीडियन, और एक दे देगा रेंज दे देगा, या इनमें से कोई दे देगा, तो आंसर हो जाएगा। वैसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए पूछ लेगा। तो ये याद रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन आते हैं और डिस्पर्जन में कौन कौन आते हैं। ऐसे ये PYQ भी एक ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट के रूप में दे देता है आपको। अब बात करते हैं, ये तो निकाल ही लोगे, इनके फॉर्मूलेज हो गए, सबको पता है। और वो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो क्या था? मीडियन, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, यही था। ओके, तो ये फार्मूला हो गया इम्पोर्टेंट जो आपको नोट करना है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे निकालते हैं, तो ये एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से। रेंज के लिए आपको क्या करना है कि जैसे दे देगा कोई भी 2, 7, 8, 10, 15 ऐसे दे दिया। तो आपको अगर रेंज निकालनी है तो रेंज होगा अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। कैसे? अपर लिमिट क्या होगी इसमें रेंज के लिए? अपर लिमिट होगी इसमें 15 और लोअर लिमिट होगी 2, तो 15 में से 2 गए तो 13, तो ये हो गई इसकी रेंज निकल जाएगी। तो ऐसे रेंज निकल जाती है, यानी हाईएस्ट वैल्यू में से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो निकाल देंगे, ऐसे रेंज निकल गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज़ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। पहली स्टेप्स में क्या करना है, आपको मीन निकालना है। कोई भी आपको, जैसे कि अभी ये दे दिया आपको, ये वाली दे रखी है, मान लो कि 2, 7, 8, 10 और ये 15, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब वो बोल देगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो इसके। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपको मीन निकालना है, मीन तो आपको बताइए कैसे निकालते हैं। दूसरी स्टेप में आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन के लिए क्या है, मोड रखना है, और जो ये नंबर है जैसे 2, 7 ये यहाँ पे रखने, माइनस इनका मीन माइनस कर देना अपने को, और अगर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस आए तो ये बार मोड है तो पॉजिटिव कर देगा उसको। थर्ड स्टेप आती है कि मीन निकल गया, डेविएशन निकल गया, और फिर क्या निकालना है, मीन ऑफ डेविएशन, यानी जो डेविएशन निकला उसका भी मीन निकालना है फिर से। तो फिर से मीन निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो भी निकला उनको सबको सम करेंगे और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये 3 स्टेप याद रखने का तरीका है कि जैसे आपको बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले आपको ये मीन निकालना है, ऐसे जाना उल्टा, मीन देन निकालना है मीन देन डेविएशन, और फिर निकालना है आपको मीन डेविएशन, यानी डेविएशन का भी मीन निकालना, तो ये निकल जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। अभी स्टेप फर्स्ट क्या थी, मीन निकालो इसका, तो ये इसका मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, इन सबको ऐड कर दो, ये कितना 25, ये 27, ये 30, 34 और 8 कितना हो गया 42 हाँ। अपॉन में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 5, तो ये 5 से कट रहा नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा इजी बना देता हूँ, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 और 8 बना दो, 5, इसको 5 कर देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा अभी आपको। ये 45 हो गया, पॉइंटों में आता तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये क्या हो गया, 9 पंजे 45, यानी मीन क्या आया आपका 9 आ गया। अब क्या करना है आपको स्टेप सेकंड में आपको निकालना है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालना था, XI माइनस इसका मीन और ये बार मोड है, यानी कि 5 में से ये XI है, ये XI है और ये इसका मीन है, तो क्या निकालना अपने को 5 में से 9, 5 में से 9 गए तो कितने बजे -4, तो ये क्या हो जाएगा मोड के बार में 4 हो जाएगा। ऐसे ही 7 -9, 8 -9, 10 -9, 15 -9, तो ये ऐसे करेंगे तो डेविएशन क्या आएगा, ये आपका डेविएशन कैसे आएगा 4, फिर 7 में से 9 गया तो 2, कि वो बार पॉजिटिव मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो भी 1, और 15 में से 9 गया तो कितना हो जाए 6, ये डेविएशन आ गया। अब दोबारा क्या निकालना है, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में मीन डेविएशन, यानी डेविएशन का भी मीन निकालना है अपने को। तो मीन डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे जो भी ऊपर आया +6, अपॉन में कितना टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लिख दिया। इसका मीन कितना आएगा 10, 2, 12, 13, 14/5, तो इसको काट दो, कितने में आ जा रहा है 2.8, तो ये इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। तो ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, क्या था इसका, थर्ड पे है ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसमें भी 3 स्टेप्स फॉलो होंगे। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको वही पीछे से आना है, मीडियन निकालना था ये, फिर डेविएशन। अब डेविएशन में क्या करना है कि मीडियन तो आपको निकालना आता है कि ओड है तो n+1/2 वाली टर्म आ जाएगी, और अगर इवन है तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये मीडियन निकल गया। स्टेप सेकंड में डेविएशन में क्या किया था, XI माइनस मीन किया था ना, और यहाँ पे मीडियन है तो XI माइनस मीडियन कर देंगे।
और वही मोड है बाहर, तो अगर अंदर नेगेटिव हो तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकाल देंगे। फिर मीन डेविएशन मतलब ये जो भी आया ना, इनका मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, ऐड करो अपॉन में नंबर ऑफ टर्म कर दो तो ये निकल जाएगा। सेम ये उसी की तरह, बस मीडियन आ गया उसके लिए। अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स की तरफ। ये स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ PYQ पूछ रखे हैं। तो अभी बता रहा हूँ। पहली है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ क्या था वो। एल्जेब्रिक सम, अरे यार सॉरी, कहाँ गया, ये बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम अबाउट मीन डेविएशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि जैसे अभी समझ में नहीं आया हुआ ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये बोल रहा है कि जैसे अपने पास है 5, 7, 8, 10 और 15 है। क्या है? 5, 7, 8, 10 और 15 था अपने पास। अब इनका जो मीन डेविएशन आया था, मीन डेविएशन क्या आया था उसका, पहले तो मीन क्या आया था इसका, 9। अब डेविएशन कैसे निकाला था अपन ने, मोड लगा के निकाला था। लेकिन ये बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी एल्जेब्रिक मतलब अपने को मोड नहीं लगाना है इसमें, जैसा है वैसा ही लिखना है। तो मोड नहीं लगाया तो 5 में से 9 गया तो कितना आया, -4। ये 7 में से 9 गया तो -2, 8 में से 9 गया तो -1, 10 में से 9 गया तो 1 और 15 में से 9 गया तो 6। यानी इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। करके देख लो, -4 प्लस -2, -4 प्लस ये माइनस का हो जाएगा तो -4 -2 -1 +1 +6, तो ये 4 और 2 -6, 6 गया, 1 से 1 गया, यानी ये 0 आ गया। ये इनका एल्जेब्रिक सम हो गया। ठीक है, तो ये करोगे तो ये 0 आ गया। तो यही स्टेटमेंट में दे रखा अपने को कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन है, मीडियन नहीं है, क्या है, मीन है। तो इस बात का ध्यान रखना वहाँ पे, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यह है समझ में? यानी जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था अपन ने पहले, ये वाला, इसकी वैल्यू लीस्ट कितनी जा सकती है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तक। यानी ऐसा क्वेश्चन एक बार आया भी था कि पूछ लिया था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन की कितनी होगी, 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें ये भी था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये रखना ही पड़ेगा। यानी कि यही है लीस्ट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यहाँ लाइट गई, दिख रहा है क्या? यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यानी इसकी लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसके इक्वल आएगी। समझ गए? तो हो गया एक पॉइंट फर्स्ट वाले की तरह ही है, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर AM यानी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं फोर्थ पे, वेरिएंस। एक नोट और है, क्या है ये, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मॉड और मीडियन इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर दे दी स्टेटमेंट की विच इज़ करेक्ट फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और 4 ऑप्शन दे दिया कि मीन इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू मीडियन, मीन ग्रेटर देन मॉड ग्रेटर देन मीडियन, ऐसे कुछ दे देते हो, आपको याद रखना है कि ये तीनों इक्वल होते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, अब आते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, इसको फाइंड करने के 3 स्टेप हैं इसके भी। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अपने को मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड कर लिया, देन क्या करना है आपको, जो डेविएशन निकाला था उसका स्क्वायर कर देना है। आप मॉड नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है, डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप क्या आएगी, जो डेविएशन के स्क्वायर किया ना, ये जैसे फिर से एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या इजी सा ले लेते हैं, 2 6 4 ऐसे ले लिया। तो सबसे वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो मीन निकालो इनका। मीन क्या निकलेगा, 4 4 10 2 12/3 यानी 4 आ गया। देन अब क्या निकालना है आपको, डेविएशन। डेविएशन कैसे था इसका, एक्स आई माइनस मीन अपॉन का स्क्वायर। तो एक्स आई क्या है, 2 में से 4 गया तो कितना आया, 2 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 गया तो 2 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप थी कि ये लैम्डा स्क्वायर निकालने की। लास्ट स्टेप क्या है फिर, सॉरी ये सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा ऑफ सॉरी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन एन। अब ये क्या है, ये तो अपन ने निकाल लिया, 4 4 0 आ गया। समीशन का मतलब है कि इनको एड कर दो, +4 + 0 अपॉन 3। तो क्या आया, 4 4 8 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कट कट होकर कितनी आएगी, 2.6 है ना, 60 हो गया, ये आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई अपने पास। तो वेरिएंस निकालना भी आ गया अभी आपको। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ओनली सिग्मा, यानी कि स्क्वायर हट गया। तो ये क्या हो गया कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अभी ये कंडीशन और बन रही है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, 5 मीन डेविएशन इक्वल होता है 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो ये भी याद रखेंगे, पूछ लेता है क्या कि 5 मीन डेविएशन इक्वल्स टू, ऐसे दे देगी कि x स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको x की जगह 4 लिख देना है, इससे कुछ होगा। मीन डेविएशन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा होता है, ये बात भी याद रखनी है आपको। तो ये हो गया MD तो मीन डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन। 6 पॉइंट पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x, ये क्या है यहाँ पे मीन है, मल्टीप्लाई 100, यानी सिग्मा अपॉन ये मीन मल्टीप्लाई 100। तो ये होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कभी बदलता नहीं है, एज इट इज ये रहता है। वेरिएंस भी बदल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी बदल जाता है, ये फॉर्मूले बदल जाते हैं, इसका हमेशा यही रहेगा। ठीक है, क्या वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग फॉर्मूला भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्या है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है इसका कि यार आपको बोल दे कि फाइंड दी फर्स्ट 15 या 16 जितने भी नेचुरल टर्म का मीन बताओ, वेरिएंस बताओ, या स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, या जो भी है ये पूछेंगे। तो मीन निकालते हैं क्या, n+1/2, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। अगर वैसे निकालने बैठोगे मीन तो फिर ऐड करने बैठेगा तो हो गया, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला क्या है, n+1/2। जैसे बोल देगी आपको फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल टर्म, तो n की जगह 15 लिखना 15 + 1 16/2, यानी क्या जाएगा 8 आंसर आ जाएगा उसका मीन। वेरिएंस के लिए पूछ ले तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, n² - 1/12। अगर आपको बोल दे कि फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल टर्म, तो 15 का स्क्वायर करना 225 - 1 करना 224 ये कर देना 12, और जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा याद रखना, क्या बताया था अभी, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये यहाँ पे क्या है, n² - 1/12 है, तो इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अभी बताया आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं बदलता, क्या रहता है, सिग्मा अपॉन मीन, एक्स का मीन मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं इसके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के। शॉर्टकट तो कहने के लिए हैं, अगर उनको सोल्व करने बैठो तो बहुत बड़ा होता है। तो आपको शॉर्टकट में याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है कि क्वेश्चन में अपने को दे देता है कि, जैसे कि क्वेश्चन बताऊँगा आपको, जैसे कि हाँ ये फॉर्मूला है, तो ये क्या है, सिग्मा x² अपॉन n माइनस मीन, ये क्या है, मीन है का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसा ही कोई, क्वेश्चन में जैसे आपको गिवन दे देगा वो फॉर्मूला कैसे पुट करना है। तो
आपको गिवन क्या दे देगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दे देगा आपको, जैसे 100 दे दिया, एन की वैल्यू 20 दे देगा, और समीशन ऑफ एक्स कितना दे देगा आपको 20, और बोल देगा कि वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको वो याद होगा सीधा, तो आप क्या करोगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ए मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, यह तो आपको गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है ये 100, ये 100 लिखो, एन की वैल्यू 20 है, माइनस आप बोलोगे ये तो क्या है मीन है, तो मीन निकालना आपको पता ही है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है, ये इसको स्क्वायर को बाहर रहने दो, तो ये मीन होता है ऐसा। अब ये दे ही रखा है, तो ये दे रखा है, तो कितना आ गया 20/20 का होल स्क्वायर, ये काट दिया, तो ये आ गया फर्स्ट टाइम, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये अपना आ गया वेरिएंस। वेरिएंस कितना आया 4 आ गया अपने पास, समझिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या ये हो गया वेरिएंस, और ये फॉर्मूला याद रख लेना, नोट कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है दोनों में। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग, तो ये दोनों क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि आपको बोल देगा कि जैसे मीन है आपका, ओल्ड मीन दे दिया 4 है, और बोल देगा कि अगर आपने किया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कि +4 ऐड कर दिया, आपको या तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोल देगा, या आपको बोल देगा कि आपने 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, या जो भी माइनस बैठाया ये कर देगा। तो अगर ओल्ड वाला 4 मीन है, और आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कितना होगा नया वाला मीन, तो अगर आपने मान लो 4 ऐड किया और पहले भी 4 था, तो आपका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 4 + 4 8। ऐसे नहीं समझ में आया होगा आपको, अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो क्या कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज डिपेंडेंट ऑन मीन वाइल इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है, जो भी अपन प्लस माइनस करते हैं किसी भी पुराने मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो मीन पे तो डिपेंड करता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कैसे, जैसे पहले 4 था और बाद में क्या हो गया 8 हो गया, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं करता। जैसे पहला वेरिएंस रहेगा सेम, वैसा ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में रहेगा, किसके, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के। एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल दूँ आपको, कि एक एग्जांपल है कि बोल दे आपको कि इफ़ 2 एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन फाइंड न्यू वेरिएंस, यानी आपको मान लो जो वी ओल्ड है, यानी वेरिएंस जो पहले वाला है आपको 5 दे रखा है, और आपको बोल दे कि हर ऑब्जर्वेशन में +2 कर दिया, तो अब क्या बताना आपको, वी न्यू, यानी वेरिएंस बताओ नया वाला। तो अभी बताया आपको कि प्लस माइनस करने पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पहले 5 था तो अभी भी क्या होगा 5 ही होगा, यानी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब आते हैं शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग का मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करवाने के लिए बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। स्केलिंग आ जाए तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई करवाने के लिए बोल रहा है, और ओरिजिन आ जाए तो प्लस माइनस करने के लिए। सो शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो तीनों पे डिपेंड करेगा, ये बात याद रख लेना। ये दोनों एज इट इज़ स्टेटमेंट में भी आपको पूछ सकता है, और पहले भी PYQ आ रहे थे उनको। तो शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग का समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे मान लो कि ओल्ड आपको क्या था, मेन ये दे रखा है, ये दे रखा है x बार, वेरिएंस आपका ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है मान लो आपका। अब आपने मल्टीप्लाई करा दिया, कोई भी के नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो आपका नया वाला मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगा। तो अभी बताया आपको, ये डिपेंड करता है शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग पे, यानी मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो नया वाला क्या होगा कि मीन तो जाएगा उसके के टाइम, अगर पहले 4 था तो 4 × 4 हो जाएगा, अगर के की वैल्यू 4 है तो, या फिर 4 के हो जाएगा, के की वैल्यू कुछ हो सकती है। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस उसका स्क्वायर हो जाएगा,
अगर पहले मान लो 2 था वेरिएंस इक्वल्स टू 2 था, तो बाद में क्या हो गया k² 2, यानी 2k² हो जाएगा। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका अंडर रूट होता है, तो k का स्क्वायर का रूट किया तो क्या बन गया k, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 3 था, तो बाद में कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, k की कुछ भी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले। अब आते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है, और एक होती है रिग्रेशन लाइन। तो कोरिलेशन में तो क्या होता है कि कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल है कोई भी, x y देते थे, जैसे ये दे दिया, तो जो x है वो y के वेरिएबल पे, ये डिग्री है इसकी y की 1 डिग्री है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा, यानी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया कोरिलेशन। ऐसे नहीं समझ आएगा। कोरिलेशन के वैसे 3-4 टाइप होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है लीनियर कोरिलेशन, फिर लीनियर कोरिलेशन हो गए। इसमें क्या होता है कि ये लीनियर का मतलब हो गया कि उसकी डिग्री 1 हो जाएगी, समझ गए। और टाइप बताता हूँ उनके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, और थर्ड होता है नो कोरिलेशन। फोर्थ हो जाता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, और फिफ्थ हो जाएगा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो एक बार जल्दी से आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा सा। और सबसे पहले एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है, जो ये R होता है इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना इसके बाहर आएगी और ना ही -1 से और कम आएगी। ठीक है, और R का फॉर्मूला होता है COV, इसका मतलब हो गया कोवेरिएंस ऑफ XY। ये कैसे निकालते हैं ये बताऊँगा अभी। और ये हो गया डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसको ऐसे बोलना है अपने। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये साइन होता है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन x है तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये y है तो ये y का। अभी बताया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो अगर जल्दी जल्दी बताऊँ तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपने ये देखा होंगे ना ऐड, बोलो जुमा केसरी वाले एरिए, क्या हीरोगिरी फूफू करने में नहीं तू करने में है। तो वैसे ही ये क्या होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब ये ऐड करते हैं तो ये कोरिलेशन उसमें यूज़ होता है, अपने को तो पता नहीं होता, लेकिन ये सब उसमें यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स में। क्या कि मान लो अक्षय कुमार को उसने 1 करोड़ रुपये दिया ऐड करने का, कितना दिया 1 करोड़ रुपये दे दिया, तो ये उसको दिया, तो अभी क्या होगा कि उसको क्यों दिया, उसको ऐड करना था। ऐड क्यों, क्योंकि ताकि वो उसकी सेल्स बढ़े उसकी। तो अगर उसको 1 करोड़ रुपये दे रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करूँ, तो उसकी जो सेल्स है वो भी उतनी ही बढ़ रही है। उसको 2 करोड़ रुपये दिया तो उसकी सेल्स और बढ़ गई, उसको जितने पैसे दे रहा है वैसे वैसे उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। यानी कि यह तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, कि आपने एक्स को बढ़ाया तो वाई भी बढ़ गया, पैसे बढ़ाया तो सेल्स बढ़ गई, समझिए। और अगर एक्स घटाया तो सेल्स भी घट जाएगी। तो ये तो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों बढ़ेंगे या दोनों एक साथ घटेंगे। इसमें आर की वैल्यू होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये याद रखना पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें। सेकंड होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जैसे अभी अक्षय कुमार वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो बहुत लोग नाराज़ हुए, तो क्या हुआ कि नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, उससे कंपनी का नुकसान हुआ ही होगा। नेगेटिव कोरिलेशन कैसे, कि मान लो अक्षय कुमार को उसने ऐड करने के 100 करोड़ रुपये दे दिए, और उसकी जो सेल्स थी 100 करोड़ के मुकाबले उसको 200 करोड़ या ज़्यादा बिकनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मान लो 50 करोड़ की बिक रही है। यानी कि जितना उसने लगाया उससे कम उसको इनपुट मिला, तो उसमें क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अगर एक एक्स वेरिएबल बढ़ाया तो वाई क्या होगा, कम होगा, समझिए। या अगर एक्स को कम किया और वाई बढ़ जाए तो ये भी नेगेटिव कोरिलेशन होगा जैसे। और इसमें आर की वैल्यू होती है -1 से 0 के बीच में, ये भी याद रखिए। थर्ड होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब हो गया इसमें आर की वैल्यू 0 होती है, यानी एक्स मान लो कभी जैसे एक्स बढ़ाया तो मान लो
वाई कभी बढ़ रहा है या कभी घट रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैसे जा रहा है, कोई मतलब परफेक्ट ग्राफ नहीं मिल रही इनकी जैसे, तो होता है नो कोरिलेशन, और इसमें एक्चुअली जीरो होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ हो गया कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि आर के लिए कि उसमें इक्वल हो गई एक के, और परफेक्टली का मतलब हो गया कि ग्राफ एक ही लाइन पे आ रही है, मतलब 10 करोड़ रुपये लगाए तो 10 करोड़ की बिक्री बढ़ी, 20 करोड़ लगाए तो 20 करोड़ की सेल्स और बढ़ी, यानी एक ही लाइन पे आ रहा है दोनों, इनपुट भी और आउटपुट भी, जितना दे रहा है उतना ही मिल रहा है उसको, तो परफेक्टली पॉजिटिव हो गया। फिर कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि आज वैल्यू माइनस होने की, माइनस में कहते हैं कि जैसे ये इसमें 10 करोड़ लगाया तो फिर आपकी मान लो 20 करोड़ की वो हो गई, सेल हो गई, 20 करोड़ लगाया तो आपकी 10 करोड़ की सेल हो गई, यानी फिर से कम हो गई। 30 करोड़ लगाया तो मान लो 10 करोड़ पे आ गई वापस, तो यानी ये ग्राफ इनसे कैसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, लेकिन परफेक्टली का मतलब हो गया कि इसमें माइनस में नहीं आएगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ये इसमें डेफिनेट हो जाता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, बोलते हैं रेन एंड क्रॉप, अब बताओ इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या कौन सा कोरिलेशन होगा, तो इसमें होगा क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे जब भी बारिश आती है, अब बहुत भयंकर बारिश आ जाती है, क्या हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, तो ये गाँव से वो इसको रिलेट करता है आराम से। और रेन और क्रॉप का क्या होगा कि नेगेटिव कोरिलेशन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा बारिश आएगी उतना ही कम हो जाएगा, फसल होगी, बर्बाद हो जाती है ना, तो कम फसल होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक में आएगा, एक बार यूपीएससी में आएगा, याद है मेरे, तो उसमें क्या है कि वुमेन और इंटेलिजेंस दे रखा था, इंटेलिजेंस, तो मतलब ये लड़कियाँ होती है और इंटेलिजेंस का कौन सा कोरिलेशन बनेगा, तो इसका आंसर आपने उसको कमेंट में देना, क्या बनेगा कि लड़कियाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी इंटेलिजेंस कम होती है या ज़्यादा होती है, कैसा है जो भी आप बताओ। अभी नेक्स्ट आते हैं, कोरिलेशन हो गया अपना, कोरिलेशन का ये बताई दिया फॉर्मूला, ये आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू ये भी होगी, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये डेरिवेटिव पूरा होता है, इसका टाइम लगेगा अभी तो, लेकिन ये आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट ये दे दे सिग्मा एक्स स्क्वायर जैसे भी पिछले क्वेश्चन किया था उनकी तरह, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो इसको देख लेना। अब ये स्टेटमेंट पे आते हैं, इम्पोर्टेंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब याद आ जाने की प्लस माइनस की, एंड शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग यानी मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी नहीं तो वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता और न ही शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग पे डिपेंड करता, ये बात याद रखनी है, सिर्फ याद रखना आपको ये बात, ठीक ये हो गया। आगे क्या आएगा, रिग्रेशन आ गया, तो रिग्रेशन लाइन्स होती है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होगी एक्स ऑन वाई, यानी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, और एक हो जाएगी वाई ऑन एक्स। तो बात करते हैं रिग्रेशन एक्स ऑन वाई की बात करेंगे अभी। एक्स ऑन वाई क्या होगा कि इसमें आपको एक्स ऑन वाई का मतलब है कि आपको एक्स फाइंड करना है जब वाई गिवन दे रखा है, और जो एक्स होता है वो डिपेंड करेगा वाई पे, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इसका अभी जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वैसे ही रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है क्या, बी। बी होता है एक्स वाई का मतलब है कि एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, समझिए। और इसका फॉर्मूला होता है आर, आर वही है कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला, एक्स वाई का मतलब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और ये हो गया डेर, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना कि एक्स पहले आ रहा है तो एक्स ऊपर आ जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, ऐसा मुझे याद रखने का तरीका है। बाकी जैसे ही आपको याद रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही पूछेगा, रिग्रेशन लाइन होती है तो अगर आपको बोल दे कि वाई ऑन, ये तो एक्स ऑन वाई था, एक्स ऑन वाई था, मतलब आपको ये रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या लगाना है, बी एक्स वाई। इसको याद रखने का तरीका ये याद रखने में, बी एक्स वाई है जो ये वाई है इसके पास में,
और ये एक्स वाई इधर एक्स और एक्स क्या है, ये मीन है, समझे, ये वाई का मीन है और ये एक्स का मीन है। तो ऐसे आपको ये इक्वेशन निकल जाएगी, सेम एज इट इज़ वाई ऑन एक्स निकल जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बी वाई एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई ऑन एक्स है, और ये फॉर्मूला बदल जाएगा, वाई पहले आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, समझे। और इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होगा कि एक्स इधर आ रहा है तो एक्स इसके पास में आ जाएगा इधर, याद रख लेना से। अब जो ये एक्स ये बार दे रखा ऊपर, ये एक्स ये वाई वाला, तो इसका मतलब है कि ये मेन ऑफ एक्स है, यानी एक्स का मेन है। और अगर आपको क्वेश्चन में दे देगी वैल्यू ऑफ एक्स इज़ दिस एंड फाइंड दी, मतलब ऐसे बोल देगा कि ऐसे नहीं देगा आपको कि ये मीन दे रखा है। अगर आपको वैल्यू भी दे देना एक्स और वाई की, तो आपको एक्स का मीन और वाई का मीन यही लेट करना है, लेट क्या करना है, यही होता है। तो ये भी याद रख लेना। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो रहा है, क्या है कि बी एक्स वाई यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर, कोरिलेशन के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका स्क्वायर उठाए तो क्या हो गया है, अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हुआ तो क्या हो गया, आर है इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये इसका इधर आ गया, अंडर रूट हो गया। तो अभी इस स्टेटमेंट को किस तरह से बोल रखा है, ये याद रखना है, स्टेटमेंट वो आज कैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ, या तो ऐसे पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, या आपको कोई इसकी जगह और देके पूछ लेगा ट्रू या फॉल्स ये क्या है। वैसे क्या होता क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जियोमेट्रिक मीन होता है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होती है। अब ये निकल लाइन क्या है, साइन ऑफ आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं इसका जल्दी से, जो बताया ना कि साइन सेम रहता है इनका, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ऐसे दे देगा सीधा ही, वो फॉर्मूला याद रखना कैसे, ये 1/9 है और डी वाई एक्स दे देगा आपको कितना, -1/4, ये माइनस ये माइनस है। अब आपको आर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला पता होगा आपको, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई -1/BY(x), ये हो गया 1/4 हो गया। अभी क्या होगा, इसको 1/9 और ये 4 है तो कितना आएगा 36, माइनस से माइनस कट गया, अंडर रूट बार आएगा तो क्या होगा 1/, ये 36 है तो 6 का हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको प्लस का, ये प्लस माइनस होगा, अंडर रूट आता था, अब आपको क्या करना है कि प्लस का लेना है एक माइनस का। तो अभी स्टेटमेंट क्या था कि साइन ऑफ आर बी एक्स वाई वाई एक्स ऑलवेज सेम, सेम का मतलब कि अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। ये बात याद रखना क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में माइनस भी होगा प्लस भी होगा, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या सीधा प्लस वाला ही करके आते हैं। तो ये ध्यान रखना, साइन तीनों का सेम होगा, समझ गए। अब आते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है क्या डिपेंडेंट है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन स्केलिंग पे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी इंडिपेंडेंट है किस पे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, प्लस माइनस करने पे तो इंडिपेंडेंट है। आप मेन में कुछ भी ऐड करो या कुछ भी मत करो वो सेम रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है किस पे, शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग पे। कोरिलेशन तो किसी पे नहीं करता था, ये करता है किस पे, शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग पे। यानी अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा रहे हो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को तो वो आगे भी चेंज हो जाएगा, और प्लस माइनस करवा रहे हो तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये एंगल है बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें 1 - r²/r इतना याद रखना है, ये रखने की वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कैलकुलेट कर लेना कि कोई वैल्यू है या तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आते हैं लास्ट, ये और थोड़ा बच गया, क्या है, व्हेन नो कोरिलेशन यानी आर की वैल्यू 0 बताया था अभी, नो कोरिलेशन में आर की वैल्यू 0 होती है। तो रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी नो कोरिलेशन होगा, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कि जब भी नो कोरिलेशन होगा तो जो रिग्रेशन लाइन्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब उनका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, समझ गए। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपको वो आर की वैल्यू पूछ सकता है, फिर आर की वैल्यू क्या होगा 0, या तो ऐसे दे देगा कि व्हेन रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड आर, आर तो 0 हो जाएगा, समझ गए। तो अब आता है, या फिर आपको अगर ये बोल दे कि व्हेन रिग्रेशन लाइन्स आर पैरेलल मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी +-1, ऐसे आपको पूछ सकता है वो, ठीक है।
इफ़ टू वेरिएबल्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि इफ़ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज़ जीरो। अगर एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए? और यही अपना ख़त्म होता है। ठीक है, अगर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तो उनका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जय हिंद।